हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। यूपी बोर्ड 2023 परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रथम कोड की अपक्रिया और शून्य कोड की अपक्रिया को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि प्रथम कोड की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, प्रथम कोड की अपक्रिया का अर्धायुकाल, शून्य कोड की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, शून्य कोड की अपक्रिया का अर्धायुकाल। यदि हमने ये सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया तो मानिए कि बोर्ड परीक्षा में हमारे 5 नंबर पक्के हैं। 5 नंबर पक्के हैं, मतलब प्रथम कोड या शून्य कोड में एक क्वेश्चन आना तय है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि किसी भी बच्चे का पढ़ाई के द्वारा नुकसान ना हो। और क्योंकि शिक्षा राष्ट्र हित में जारी है और आप लोग मेहनत से शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए। तो आइए हम देखते हैं प्रथम कोड की अपक्रिया क्या होती है। तो प्रथम कोड की अपक्रिया जिसकी परिभाषा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोड की अपक्रिया कहलाती है। हमने अपनी क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन को पढ़े थे। भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी मतलब अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोट, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर देखिए कि अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को, तो देखिए आप सबसे पहले आणविकता देखते हैं, अभिक्रिया की आणविकता देखेंगे। तो आणविकता होती है कि अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए जो आपका लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में लिखा है ये आपका जो है प्रोडक्ट है। तो अभिकारक में जितने अणु हैं वही क्या है, अभिक्रिया की आणविकता है। तो इस अभिक्रिया की मॉलिक्युलरिटी जो होगी वो हो जाती है आपकी कितनी, मॉलिक्युलरिटी हो गई 1 + 1 = 2। एंड कोट ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये गैसें हैं, इस गैस की सांद्रता भी 0 है, इस गैस की भी कंसंट्रेशन भी 0 है। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी शून्य कोट की रिएक्शन, शून्य कोट की रिएक्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रथम कोड की अपक्रिया का डेरिवेशन देख रहे हैं। तो देखिए डिफिनीशन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डिफिनीशन देखिए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोड की अपक्रिया कहलाती है। तो आइए हम देखते हैं। हमने एक रिएक्शन ले ली जिसमें हमने माना A। अब A चेंज हो रहा है किसमें, B में चेंज हो रहा। हमने रिएक्टेंट A लिया, अब A चेंज हो रहा है B में, मतलब A मतलब हो गया आपका R मीन्स रिएक्टेंट, और B मतलब हो गया प्रोडक्ट, P मतलब प्रोडक्ट। यहां पर देखिए भैया प्रारंभिक सांद्रता जब समय t = 0 है तो A की सांद्रता A मोल पर लीटर थी। यहां पर इसका डिसोसिएशन हुआ ही नहीं था तो कंसंट्रेशन यहां 0 थी। नेक्स्ट देखिए t समय बाद सांद्रता की, मतलब t समय बाद इसकी सांद्रता क्या होगी, तो A - x हो जाएगी। t समय बाद सांद्रता A - x मोल पर लीटर होगी। और यहां पर क्या हो जाएगा, x मोल पर लीटर हो जाएगी, x मोल पर लीटर हो जाएगी। तो हमने एक रिएक्शन ले लिया जिसमें A चेंज हो रहा था B में, A को हमने R कह दिया, B को प्रोडक्ट कह दिया। तो प्रारंभिक सांद्रता जब समय t = 0 था तो A मोल पर लीटर थी, यहाँ पर B मोल पर, मतलब A मोल, और यहाँ पर डिसोसिएशन हुआ नहीं था, 0 थी।
टी समय बाद सांद्रता A माइनस एक्स मोल पर लीटर हो गई और B में x मोल पर लीटर हो गई। तो आइए अब हम देखते हैं यहां से कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा भैया? रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स होता है अभिक्रिया का वेग। तो रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम डिफिनीशन से ही पढ़ चुके हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती। तो देखो अभिक्रिया का वेग dx/dt ये समानुपाती हो गया अभिकारक की सांद्रता। देखो अभिकारक के t समय बाद वाली सांद्रता A-x है, इसके प्रथम घात के समानुपाती हुआ। तो आगे देखिए कि dx/dt, अब यहां देखिए समानुपाती का सिंबल आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड होगा k और यहां पर लिखेंगे A-x और यहां पर पावर 1। जहां k क्या है? k रेट मतलब वेग स्थिरांक है, तो k जो है आपका वेग स्थिरांक है। तो आइए आगे देखते हैं। हाँ एक मिनट, यहां से देखिए, तो यहां से आप एक बार फिर से समझिए। A हमारा रिएक्टेंट है, चेंज हो रहा P में, मतलब सॉरी B में, B हमारा प्रोडक्ट है। प्रारंभिक सांद्रता जब समय t = 0 था तो यहां पर A मोल पर लीटर और B में 0 था, क्योंकि डिसोसिएशन हुआ नहीं था। अब आगे देखिए t समय बाद सांद्रता A-x मोल पर लीटर और B में भी x मोल पर लीटर। तो नाउ रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A-x की पावर 1, क्योंकि प्रथम घात कह रहा है। आगे dx/dt इक्वल है k A-x के प्रथम घात के। आइए अब हम यहां से देखते हैं। सो dx/dt इक्वल k और A-x, जहां k जो है आपका वेग स्थिरांक है, k जो है आपका वेग स्थिरांक है, तो k हमारा वेग स्थिरांक हो गया। अब आइए भैया देखते हैं कि dx/A-x का पोर्शन यहां अपान में ले आइए, तो dx/A-x इक्वल k और इंटू जो है dt हो जाएगा, k इंटू dt होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। यहां से ये देखिए, तो हमें मिला क्या? हमें मिला है dx/A-x इक्वल k और यहां पर आपका dt हो गया। अब देखिए भैया दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, दोनों तरफ क्या करिए? समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए। तो यहां देखिए समाकलन का सिंबल, ये देखो समाकलन का सिंबल हुआ, तो dx/A-x इक्वल k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, ये आपका बाहर हो जाएगा, तो k इंटीग्रेशन dt हुआ, k कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन dt हो गया। देखो यहां पर इंटीग्रेशन dx/A-x जो है, इंटीग्रेशन dx/A-x, देखिए यहां पर हम कुछ फार्मूले नोट कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो फार्मूला देखिए समाकलन का है भैया, समाकलन x की पावर n dx, जो मैथ के बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे, ये होता है x की पावर n+1 अपान n+1। फार्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन dx/x ये होता है किसके? log x के होता है। मतलब ये फार्मूले दोनों आपको तैयार रखने हैं। तो यहां देखो भैया dx/A-x है, फार्मूला ये मैच कर रहा है dx/x जो log x के इक्वल होगा, तो ये हो जाता है आपका क्या? ये हो जाएगा आपका नेचुरल लॉग A-x। चूंकि केमिस्ट्री में नेचुरल लॉग का यूज करते हैं, नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो यहां देखिए सिंबल माइनस का हो जाएगा, इक्वल
के कांस्टेंट हो गया आपका, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और एक कांस्टेंट ऐड होगा c, जो क्या कहलाता है आपका, c कहलाता है समाकलन नियतांक। c जो है आपका भैया क्या है, समाकलन नियतांक है। c आपका समाकलन नियतांक है। अब आइए देखते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब आगे देखिए, एक मिनट, हाँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब आइए देखते हैं, जब यहां से कुछ कंडीशन है, जब समय t इक्वल 0 था तो सांद्रता जो आपकी थी x इक्वल भी 0 थी। जब समय t इक्वल 0 था तो सांद्रता x इक्वल भी 0 थी। ये दोनों मान इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। क्या रखेंगे, दोनों मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा c इक्वल माइनस का नेचुरल लॉग ए, c इक्वल माइनस का नेचुरल लॉग ए, ये आपको मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, यहां से अब देखिए, यहां से हम इस साइड में नोट कर रहे हैं जो बचा हुआ क्वेश्चन है, तो c इक्वल माइनस नेचुरल लॉग ए, ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, c का मान समीकरण कहां पर, समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो c का मान यहां रख दीजिए। देखो तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इक्वल, यहां पर देखिए kt होगा, kt, और यहां पर हो जाएगा माइनस का नेचुरल लॉग a हो जाएगा। देखिए भैया, kt इक्वल होगा आपका नेचुरल लॉग a माइनस का नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। यहां पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है log m माइनस log n का, फार्मूला जो है log m माइनस log n का अप्लाई हो रहा है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा कि kt इक्वल होगा नेचुरल लॉग a अपान a माइनस एक्स, नेचुरल लॉग a अपान a माइनस एक्स। तो देखिए आगे क्या करेंगे, हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये हो गया आपका नेचुरल लॉग, यहाँ 1/t कर दीजिए, और a अपान a माइनस एक्स। नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 2.303 से गुणा करना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए 2.303 अपान t लॉग a अपान a माइनस एक्स। अब ये नेचुरल लॉग हट गया, लॉग बेस 10 में चेंज हो गया, लॉग बेस 10 में आपका चेंज हो गया। तो देखिए ये जो डेरिवेशन हमें मिला है, यही जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक हो गया। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। आइए अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक का सेकंड पार्ट पर चलते हैं, देखते क्या है सेकंड पार्ट। प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय क्वेश्चनों में ऑब्जेक्टिव वाइज में 1 नंबर आना निश्चित है। देखिए यहां पर तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, या वी नो दैट, तो हम जानते हैं क्या कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक k इक्वल 2.303 अपान t, यहां पर log a अपान a माइनस एक्स, log a अपान a माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है। इस पर से बहुत से क्वेश्चन लगेंगे, हम लगवाएंगे अगले सीरीज में। तो आइए देखते हैं, तो k इक्वल 2.303 सॉरी k इक्वल 2.303, एक मिनट, चूंकि हमें जो है a अपान a माइनस एक्स,
हमें प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक पता करना है। तो देखो k का मात्रक, तो k का मात्रक, देखो भैया k का मात्रक क्या हो जाता है, k का मात्रक होगा, देखिए 2.303 नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। t जो है, t की यूनिट क्या है, सेकंड है, क्या है, सेकंड है। भाई समय को सेकंड में नापते हैं, यहां पर लाख के कोई मतलब नहीं। a को हम रखते हैं किसमें, मोल प्रति लीटर या मोल पर लीटर अपान a-x की यूनिट भी है मोल पर लीटर, a-x की यूनिट भी है मोल पर लीटर। आगे देखिए क्या हो जाएगा भैया, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो k का मात्रक, k वेग स्थिरांक है, तो वेग स्थिरांक का मात्रक जो होगा, तो वेग स्थिरांक का मात्रक बराबर हो जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाता है भैया सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा वो होता है सेकेंड इनवर्स। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप कोई भी मॉडल पेपर, आंसर पेपर हल करेंगे, वहां पर के का मात्रक सेकेंड इनवर्स किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए हम देखते हैं सीरीज का नेक्स्ट, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्नों का नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल। बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 2.303 अपान टी। इसके बाद में देखो लॉग, यहां पर a अपान a-x 2.303 अपान टी लॉग a अपान a-x। अब यहां देखो भैया, जो अर्धायुकाल का मतलब होता है कि वह समय जब अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो उस स्थिति को हम अर्धायुकाल कहते हैं। मतलब जो अभिकारक की सांद्रता है उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। देखो हमने माना कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A है, हमने मान लिया कि कोई भी अभिकारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या है, वो हमने A मान लिया। तो A हमारा जो है ये हो गया भैया प्रारंभिक सांद्रता। ये आधी हो गई किसके बराबर, x बराबर। मतलब वह समय जब अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो गई और समय t बराबर हो जाता है t हाफ, तो इसी स्थिति को ही अर्धायुकाल कहते हैं। समझ में आई कि वह समय जब अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो उस समय को उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। अब इन दोनों मानों को, इसको हम समीकरण कुछ भी दे दे, चलिए ये दे दिया, यहां पर पुट कर दो दोनों वैल्यू को, तो देखो भैया क्या मिलेगा कि k इक्वल 2.303 अपान टी, टी के स्थान पर टी हाफ, और यहां log, और ये a है तो a अपान a-a/2, मतलब जहां पर x है यहां a/2 रख दिए। सॉल्व कर दीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो k बराबर 2.303 अपान टी हाफ, यहां पर log a अपान, यहां पर जो है log, ये देखो यहां हो जाएगा log a अपान a/2। भाई a से a घट गया है तो a/2 बचा, a से कैंसिल कर दीजिए और 2 को अपर में ले जाइए, तो k इक्वल 2.303 अपान टी हाफ, ये हो गया log 2। कितना हुआ, log 2। अब देखो k इक्वल 2.303
और log 2 की वैल्यू होगी 0.3010, 0.3010 अपान टी हाफ। अब टी हाफ को इस साइड में ले आइए आप, जब टी हाफ को इधर लाएंगे तो टी हाफ इक्वल 0.693 अपान के, 0.693 अपान के। सो टी हाफ, तो यहां से देखो भैया टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर 0, ए की पावर 0। भाई 0.693 और के कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट को क्या किए हैं, रिमूव किए, डायरेक्टली ऐड कर दिए। अब ए की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, सो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 0। तो प्रथम कोड की अपक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोड की अपक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए अब हम देखते हैं शून्य कोड की अभिक्रिया। शून्य कोड की अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोड की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोड की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखो हमने एक रिएक्शन मान लिया ए, हमने ले लिया ए, चलिए यहाँ से एक मिनट, हमने ए लिया जो रिएक्टेंट है हमारा, ए ले लिया जो रिएक्टेंट है। तो ए चेंज हो रहा है किसमें, ये चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, ए चेंज हो रहा प्रोडक्ट में, ए चेंज हो गया प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर देखिए भैया इन्हीं प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता जब समय t इक्वल 0 होता है तो A की सांद्रता A मोल पर लीटर होगी। यहां जब कुल मिला के जब रिएक्शन हुई ही नहीं तब यहां सांद्रता 0 हो गई। जब समय t 0 होगा तो कंसंट्रेशन x भी 0 होगी। अब लिखेंगे t समय बाद सांद्रता, t समय बाद सांद्रता, तो t समय बाद सांद्रता क्या होगी, ये हो जाएगी A माइनस एक्स मोल पर लीटर और यहां प्रोडक्ट में x मोल पर लीटर। अब देखिए इसके बाद, इसके नेक्स्ट बाद में हमें देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो शून्य कोड की अपक्रिया के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल dx बाई dt से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया a माइनस एक्स की पावर 0 के, a माइनस एक्स की पावर 0, क्योंकि यही मेन है कि शून्य कोड की अपक्रिया का अर्धायुकाल, शून्य कोड की अपक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक मतलब शून्य घात के समानुपाती होता है। देखो डिफिनीशन, हमारी डिफिनीशन के अनुसार वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोड की अपक्रिया कहलाती है। तो dx बाई dt जो है ये अभिक्रिया का वेग है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a माइनस एक्स की पावर 0 के, a माइनस एक्स की पावर 0 के। तो आगे देखो, ये है a माइनस एक्स की पावर 0 को। अब आगे देखिए भैया यहां से रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं dx बाई dt से, रेट ऑफ रिएक्शन को dx बाई dt से। अब यहां से जब किसी की पावर 0 होती है, चाहे कोई संख्या हो या कोई फंक्शन हो, यदि पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। कितनी होगी? 1। अब डायरेक्टली रिमूव करेंगे, एक कांस्टेंट ऐड करेंगे k, और यहां पर देखो a माइनस एक्स की पावर ये जो है 0 होगा। नेक्स्ट देखिए dx बाई dt इक्वल है k, चूंकि a माइनस एक्स की पावर 0 है इसकी वैल्यू 1 हो गई, a माइनस एक्स की पावर 0 है, वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। आइए हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। यहां पर देखिए
हाँ, dx बाई डी टी के इंटू 1। चलिए आइए, तो dx बाई डी टी और k का 1 से मल्टीप्लाइड तो k हो जाएगा। k ही कहलाता है हमारा रेट कांस्टेंट। k क्या कहलाएगा? रेट कांस्टेंट कहलाएगा k जो है। अब देखो dx इक्वल k इंटू डी टी, dx इक्वल k इंटू डी टी। दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या लिखेंगे? दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर, आप दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन dx इक्वल k कांस्टेंट है, आउट होगा, इंटीग्रेशन dt, dx इंटू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो यहां से देखो dt हो गया। अब देखिए भैया, dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो x हो जाएगा, k कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन t होगा और प्लस c, जहां c क्या होता है? ये है आपका समाकलन नियतांक। ये जो है आपका समाकलन नियतांक हो गया। इसको इक्वेशन हम 1 कह देंगे, इक्वेशन 1 कह देंगे। आइए आप देखते हैं। नाउ जब x इक्वल 0 है तो टाइम भी तो 0 है। ये दोनों मान समीकरण 1 में, दोनों मान समीकरण 1 में रखने पर, दोनों मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो देखो 1 में रखेंगे तो हमें c इक्वल 0 मिलेगा। क्या मिल जाएगा? c इक्वल 0। कैसे? देखो x भी 0 और t 0 है, 0 से मल्टीप्लाइड होगा 0 हो जाएगा, तो c इक्वल भी 0। अब c इक्वल 0 का मान, c इक्वल 0 का मान समीकरण किसमें? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर किसका मान? c इक्वल 0 का मान 1 में पुट कर दीजिए। देखो तो x इक्वल k इंटू टी और c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है, ये c की वैल्यू 0 हो गई। सो हमें k इक्वल मिलेगा x बाई टी मिलेगा। k इक्वल क्या मिल जाएगा? x बाई टी मिल जाएगा। यही जो है आपका शून्य कोण की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक हो गया। शून्य कोण की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक k इक्वल x बाई टी। तो आप स्क्रीनशॉट कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, स्क्रीनशॉट कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। शून्य कोण की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, शून्य कोण की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। तो आइए हम मात्रक में देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि शून्य कोण की अपक्रिया का वेग स्थिरांक k इक्वल x बाई टी होता है, तो x का जो मात्रक होगा ये होता है मोल प्रति लीटर। क्या होगा? मोल प्रति लीटर। और समय का मात्रक ये सेकंड होगा। कितना होगा? सेकंड। तो शून्य कोण की अपक्रिया के वेग स्थिरांक k का मात्रक, k का मात्रक हो जाएगा भैया कितना? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सभी ऊपर चले जाएंगे तो देखो हो जाएगा, मतलब सेकंड को भी ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड इनवर्स, लीटर को ले जाएंगे तो लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। ये हो गया शून्य कोण की अपक्रिया की वेग स्थिरांक का मात्रक। शून्य कोण की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल की डिफिनीशन देखिए,
कि वह समय जब अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो उसे उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। वह समय जब अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो उसे उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। देखो हम जानते हैं कि शून्य कोण की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K = x/t होता है, x/t होता है। शून्य कोण की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये हो गया आपका वेग स्थिरांक जो है ये हो गया K = x/t हो गया। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A है और A का आधा कर लो और लिख दो x बराबर, ठीक। और समय जहां पर t है यहां क्या रख दो, यहां t हाफ कर दो, t जो है हाफ कर दो। तो वह समय जब अभिकारक की सांद्रता x प्रारंभिक की आधी रह गई तो उसे उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। x बराबर a/2, x = a/2 और t = t हाफ, दोनों वैल्यू यहां पर मान लिया हमने इसको इक्वेशन p में पुट कर दीजिए तो K = x की वैल्यू a/2 है और t की वैल्यू t हाफ है। सो यहां से देखिए तिर्यक गुणा हो जाएगा, t हाफ यहां K के स्थान पर गया और ये हुआ a/2k हो जाएगा। क्या ये मतलब t हाफ = a/2k। नई लाइन से देखिए t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, मतलब 2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट रिमूव किए, डायरेक्टली ऐड किए तो शून्य कोण की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। शून्य कोण की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। एक बार फिर से देखो, हम जानते हैं शून्य कोण की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K = x/t होगा। अर्धायुकाल के लिए कंडीशन है कि सांद्रता x बराबर a/2 हो जाती है, सांद्रता x बराबर a/2 और समय t = t हाफ होता है। दोनों वैल्यू उठाकर इक्वेशन p में पुट कर दीजिए तो K = a/2/t हाफ। देखिए इसके बाद नेक्स्ट t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, t हाफ = a/2k, 2 और k कांस्टेंट है तो t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। शून्य कोण की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। शून्य कोण की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, तो आप लोग आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।